ये कहानी है सुमन की, जिसे हर चीज की नकल करने की आदत थी। उसकी इस नकल करने की आदत से उसकी सास और पति दोनों ही बहुत परेशान रहते थे। सुमन की एक सहेली थी जिसका नाम था रीमा। उसका घर किसी महल से कम नहीं लगता था। सुमन जब भी रीमा के घर जाती तो उसके आलीशान घर की साज सज्जा को ही देखती रहती और घर आकर वैसा ही कुछ अपने लिए भी करती। सुमन, ये पैसे तो मैंने तुम्हें घर का राशन लाने के लिए दिए थे और तुम उन पैसों का झूमर और महंगे महंगे सोफे के कवर खरीद लाई। पहले भी तो इतने सारे सोफे के कवर और महंगे महंगे झूमर, पेंटिंग और सजावट का सामान लाकर घर में लगा चुकी हो, और कितना सामान लाओगी? ये सब बेफिजूल के खर्चे हैं। अब मैं कुछ बोलूंगी तो बहू को बुरा लगेगा। पहले इतने महंगे सोफे खरीद लिए बहू तुमने, जबकि उन दिनों अनिल ने वंश और रिया दोनों के स्कूल में एडमिशन करवाए थे। पैसा कोई पेड़ पर नहीं लगता बहू, जिसे जब चाहो तब तोड़ तोड़ कर इस्तेमाल करती रहो। बचत करना सीखो, फालतू के खर्चे बहुत महंगे पड़ते हैं। मेरी सहेली रीमा को देखो, ऐसा आलीशान घर है उसका कि घर में घुसते ही ऐसा लगता है मानो किसी बड़े राजमहल में पहुंच गए हो। एक मेरा घर है, एक ढंग की चादर तक मैं नहीं बिछा सकती पलंग पर। सुमन किसी की नहीं सुनती थी, उसके जो जी में आता था वो वही करती थी। एक दिन सुमन रीमा के साथ उसकी ननद पल्लवी के घर गई। रीमा की ननद पल्लवी बहुत पैसे वाली थी। पल्लवी, ये मेरी फ्रेंड सुमन है, इसका बहुत मन था कि मैं तुम्हें इससे मिलवाऊं, तो आज मैं इसे भी लेती आई। बहुत अच्छा किया, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता मंगवाती हूँ। रामू, सबके लिए नाश्ता लेकर आओ। पल्लवी, तुम्हारी रसोई तो बहुत चमचमा रही है। पल्लवी की रसोई शीशे की है, इसी वजह से चमक रही है। अभी कुछ समय पहले ही पल्लवी ने नई शीशे की रसोई बनवाई है। हाँ, वो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी रसोई शीशे की है। जब मैंने उसकी रसोई देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी रसोई शीशे की बनवा लेती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही नई रसोई बनवाई है। शीशे की रसोई देखकर सुमन का दिल ललचा गया और मन ही मन सोच लिया कि वो अपनी रसोई शीशे की बनवाएगी। घर जाकर सुमन ने इस बात की जिद पकड़ ली, मुझे शीशे की रसोई बनवानी है। क्या शीशे की रसोई? लेकिन कांच की चीज तो बहुत नाजुक होती है, और उस पर कितना खर्चा आएगा? तुमने ये क्या नई बात पकड़ ली है? रीमा की ननद ने भी तो बनवाई है, उसके घर में तो किसी ने मना नहीं किया। रीमा की ननद के पास पैसा है, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम उतना खर्च नहीं उठा सकते बहू। अनिल अकेला कमाने वाला है और तुम ऊपर से उसे और खर्चे करने के लिए कहती हो। आप लोग बस बहाने बनाते हैं। मुझे भी अपनी सहेलियों में इज्जत चाहिए, और वो तभी मिलेगी जब मेरे घर में वैसी चीजें उपलब्ध होंगी जैसे मेरी सहेलियों के घर में होती है। अगले महीने रीमा की ननद मेरे घर आ रही है, मैं भी उसे दिखाना चाहती हूँ कि मेरी रसोई भी शीशे की है। सुमन किसी भी हालत में मान नहीं रही थी, उसे शीशे की रसोई बनवानी थी और वो इस बात के लिए रोजाना तंग कर रही थी। अनिल ने कुछ कर्ज उठाया और सुमन की खुशी के लिए शीशे की रसोई बनाने के लिए मजदूर बुला लिए। कुछ दिनों बाद चमचमाती शीशे की रसोई बनकर तैयार हो गई। वहां तक तो ठीक था, पर एक दिन गली के कुछ बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। उन्होंने जोर से बल्ला घुमाया तो बॉल सीधा सुमन की शीशे वाली रसोई के कांच पर जाकर लगी और एक हिस्सा टूट गया। हे भगवान, क्या हो गया? कुछ टूट गया क्या? दादी माँ, नीचे बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे तो बॉल आ गई है, देखो कांच टूट गया। तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? रसोई में कोई था तो नहीं? दादी, रसोई में कोई नहीं है, मम्मी तो बाजार गई है। तभी सुमन और अनिल आ जाते हैं। और बनवाओ कांच की रसोई, देखो जाकर रसोई का हाल। बच्चों ने गेंद मारकर रसोई का शीशा तोड़ दिया है, अब ठीक करवाओ, क्योंकि ठीक नहीं करवाई तो बिल्ली चूहा कुछ भी अंदर आ जाएगा। बच्चे भी तो बहुत शरारती हो गए गली के, मैं भी जाकर उन्हें बताती हूँ। बच्चों को बताकर कुछ नहीं होगा, गलती तुम्हारी है। तुमने ही शीशे की नाजुक रसोई बनवाई। मोहल्ले में इस तरह की रसोई नहीं बनती। सुमन, ये सब उस जगह पर अच्छा लगता है जहाँ पर आसपास भीड़ नहीं होती, एकांत एरिया होता है। अब तुम भाषण क्यों दे रहे हो? जाकर किसी मरम्मत करने वाले को लेकर आओ। अब जो भी पैसे लगेंगे ठीक तो करवानी पड़ेगी ना। गर्मियां शुरू हो गई और अब धीरे धीरे रसोई से धूप अंदर आने लगी। सुमन ने पर्दे भी लगा दिए, फिर भी रसोई में गर्मी बहुत थी। पर्दे लगाने से रसोई में घुटन होने लगी। इस वजह से सुमन को शीशे की रसोई में हर समय गर्मी महसूस होने लगी। सुमन थोड़ी परेशान हो गई। क्या हुआ बहू, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो शीशे से धूप बहुत आ रही है, इसलिए पसीना आ गया। शीशे से ना सूरज की रोशनी आती है। सोच रही हूँ शाम को खाना बना लूं, इस टाइम तो रसोई में बहुत धूप है। जैसी तुम्हारी मर्जी बहू, बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, कुछ खाने को मांगेंगे, मंगा लो फिर बाजार से कुछ। अब गर्मियों की दोपहर में सुमन रसोई में बिल्कुल भी नहीं जा पाती थी, क्योंकि धूप की वजह से शीशे गर्म हो जाते थे। उसने जिद करके रसोई तो शीशे की बनवा ली, पर अब वो खुद ही परेशान हो रही थी। एक शाम रीमा अपनी ननद के साथ मिलने आ जाती है। क्या तुमने शीशे की रसोई बनवा ली? बहुत गलत किया तुमने सुमन। मैंने तो खुद शीशे की रसोई तुड़वाकर मॉड्यूलर हवादार किचन बनवाई है, पत्थर और वुड का काम करवाया। मैंने तो शीशे का बहुत कम इस्तेमाल किया है, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है रसोई में। मैंने तो शौक में बनवा ली थी, पर बाद में परेशान हो गई थी, पिछले महीने ही तुड़वा दी। अब तो नई बन गई है, देखना तुम आकर। मेरी नई किचन बहुत सुंदर है। रीमा की ननद पल्लवी की बात सुनकर सुमन का चेहरा उतर गया और उसे उस दिन एहसास हुआ कि सचमुच नकल करके उसे कुछ नहीं मिला, बल्कि नकल करके शीशे की रसोई बनाकर आज वो खुद ही पछता रही है। अनिल बहुत अच्छे स्वभाव का था। वो सुमन की बहुत रिस्पेक्ट करता था और उसे प्यार भी बहुत करता था। उसने एक बार फिर से रसोई को ठीक करवाया। माँ जी, आई एम सॉरी,
मैं जानती हूँ मेरी नकल करने की आदत ने फालतू के बहुत पैसे खर्च करवा दिए। अब मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी किसी की नकल नहीं करूंगी। मुझे जिस चीज की जरूरत होगी उसी पर खर्च किया करूंगी। ये हुई ना समझदारी वाली बात बहू, हमेशा खुश रहो। उसके बाद से ही सुमन ने अपने नेचर को चेंज किया और दूसरों की नकल करनी बंद कर दी। अब जिस चीज की जरूरत होती थी सुमन उसी चीज के लिए पैसे खर्च करती थी। निशा की शादी घर के पास ही हुई थी, जिसका कारण था कि उसे अर्जुन से प्यार हो जाता है। पहले तो उसके माँ बाप इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन फिर अपनी बेटी के आगे उनकी एक नहीं चली और वो इस शादी के लिए मान गए। शादी के कुछ महीने बाद उसकी माँ जानकी उससे, बेटी निशा तेरे भाई अमन की शादी तय हो गई है, तो शादी की सारी तैयारियां तुझे ही करनी है। पास में ही रहती है तू, तो भाई की शादी के लिए जरा हाथ बटा देना। कैसी बातें करती हो माँ, ससुराल में दुनिया भर का काम होता है। अब मैं ससुराल देखूं या यहाँ का काम करूं? ना बाबा ना, मेरे बस की तो नहीं है। और मेरी सास वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगी। अच्छा ठीक है, चल हम ही जैसे तैसे संभाल लेंगे। कुछ दिनों बाद अमन और सीमा की शादी हो जाती है और सीमा ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। फिर एक दिन, माँ भाभी सेट हो गई ना ससुराल में? भाभी को बता दिया है ना, ननद पास में ही रहती है, तो ये ना समझे कि दिन के 4 चक्कर क्यों लगा रही है। अरे नहीं, मैंने तो नहीं बताया तेरी भाभी को कि तू पास में ही रहती है, क्योंकि सारी शादी में तो तू मेहमानों की तरह ही दिखी है। मैंने तो बोल दिया उसे कि उसकी सास तेज है, उसे मायके आने ही नहीं देती। ये कैसी बातें कर रही हो माँ, मेरी सास तो सीधी सादी है, वो तो मुझे शादी में काम ना करना पड़े इसलिए मैंने मजाक किया था। वो तो अच्छे से जानती हूँ, बड़ी कामचोर है तू। जानकी समझ जाती है कि निशा ने जानबूझकर शादी में काम चोरी की थी और चालाकी दिखाते हुए काम से बच निकली थी। उस रोज निशा वहीं खाना खाती है। फिर अगले दिन वो अपने बेटे को लेकर अपने मायके आ जाती है। भाभी ये मयंक को रख लो, मयंक बेटा ये तुम्हारी मामी है, आज से दिन में इनके पास रहने की आदत डाल लो। वैसे भाभी सुना आप इंग्लिश में बहुत अच्छी हैं, आप इसे जरा पढ़ा देना। वो क्या है ना भाभी, नई फिल्म लगी है, मैं अपनी सहेली के साथ वही देखने जा रही हूँ। और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। लेकिन दीदी मैं तो दिन में आराम करती हूँ, वो क्या है ना मुझे सुबह जल्दी उठकर घर के काम और इनका टिफिन पैक करके देना होता है ना, और फिर शाम का खाना भी बनाना रहता है। ऊपर से मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है ना, तो थोड़ा मुश्किल होगा। हाय रे मेरी किस्मत, अब तो यही सुनना बाकी रह गया था। अरे क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अपना बच्चा कहाँ छोड़ूं? सोचा था पास में मायका होगा तो कुछ तो फायदा होगा, लेकिन नहीं, शादी होते ही सब बेटियों से बस पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। अरे ओ ड्रामा क्वीन, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, और ये बता शाम को कब तक वापस आएगी? माँ 3 घंटे में मूवी खत्म होगी, 1 घंटा मॉल घूमने में, तो 6 बजे तक आ जाऊंगी। अच्छा बाय। ननद बच्चा छोड़कर चली जाती है और सीमा अपनी सास की बातें सुनकर हैरान थी कि वो उससे कैसे बात कर रही है। उधर निशा आराम से अपनी सहेली के साथ फिल्म एंजॉय करती है। फिर शाम को थकी हारी अपने मायके पहुंचती है, जहाँ खाने की खुशबू सूंघते सूंघते वो सीधे रसोई तक आ जाती है। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है भाभी? दीदी मटर पनीर की सब्जी और सूजी का हलवा बना रही हूँ, आप भी खाकर जाइए ना, मयंक को तो खिला दिया है। अच्छा ठीक है भाभी, तुम इतना कहती हो तो खाकर ही जाती हूँ। अरे वो तुझे अपने घर भी तो जाना होगा, सास को रोटी भी तो देनी होगी ना। हाँ माँ, तुझे क्यों मेरी सास की इतनी चिंता हो रही है? अरे थकी हारी बाहर से आई हूँ, अब थोड़ी देर मायके में कमर तो सीधी कर लूँ, फिर घर जाकर काम ही तो करना है। पता है आज कितनी शॉपिंग करके थक गई हूँ मैं। लेकिन इतनी सारी शॉपिंग एक साथ, कोई फंक्शन है क्या दीदी? हाँ वो मेरे दूर के देवर की शादी है ना, तो सब उसी के लिए, अपने लिए और घर वालों के लिए शॉपिंग करके भी आ गई। अब आपको तो पता ही है घर की शादी में कितना काम होता है ना? हाँ अच्छे से पता है, अपने भाई की शादी में तो तूने बिल्कुल मदद नहीं करवाई थी हमारी। अब बस भी करो माँ, उस बात को पकड़ कर ही बैठ गई हो। अच्छा मैं 15 मिनट अपनी कमर सीधी कर लेती हूँ, भाभी तुम तब तक सब्जी पैक कर दो और हलवा भी, रोटी मैं घर जाकर लगा लूंगी। जी दीदी। कुछ देर बाद निशा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सास, सीमा बहू ये मेरी बेटी है, इसे अच्छे से जानती हूँ मैं, जब कभी तुझे इसकी मदद की जरूरत होगी ना, ये तेरे पास भी नहीं होगी। जो बेटियां दूर रहती है वो बेचारी कैसे रह रही होंगी? ये तो अच्छा है कि दीदी पास में रहती है। रहने दे बहू, ये सब कहने की बातें होती हैं। बेटियां पास रहे या दूर, वो अपने माँ बाप का सहारा होती हैं। लेकिन निशा तो बचपन से वही करती है जो उसका मन होता है, वो नहीं देखती फिर क्या सही और क्या नहीं। सीमा को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रही है। फिर 2 दिन बाद सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। अरे निशा तू सुबह सुबह? माँ अभी बात करने का वक्त नहीं है, ऐसा करो जल्दी से लंच बॉक्स पैक कर दो। हाँ बना देती हूँ, लेकिन हुआ क्या? अरे होगा क्या, आज मेरी आंख देर से खुली तो अब बच्चे के लिए टिफिन ना रखूं क्या? बच्चा भी क्या कहेगा कि नानी का घर पास में है, फिर भी स्कूल में भूखा रहना पड़ेगा। जानकी उसे जल्दी से खाना पैक करके दे देती है। निशा उसे स्कूल बस में बिठा देती है और वापस अपने मायके आ जाती है। तभी जानकी उससे, निशा अब तू भी अभी घर जाकर क्या करेगी? अभी तो तेरी सास खटराटे भर रही होगी। अब तूने मेरी नींद तो खराब कर दी, इसलिए ऐसा कर अब जल्दी से जाकर रसोई में चाय बना ले, और हाँ अपनी भाभी के लिए भी बना देना, वो भी उठने वाली होगी। क्या चाय और मैं? ना माना, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है। भाभी को आवाज दीजिए ना, वो बना देंगी। तभी सीमा भी वहां आ जाती है। कोई बात नहीं माँ जी, दीदी को जाने दीजिए, ये घर जाकर आराम कर लेंगी, चाय मैं बना देती हूँ। चाय का नाम सुनकर निशा के कदम रुक जाते हैं। भाभी चाय बना ही रही हो तो अब मेरे लिए भी बना देना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा था चाय पीने को।
देखा बहू, ये ना बड़ी चालाक है, हम दोनों के लिए ये एक कप चाय का बनाकर नहीं पिला सकती। सच में मेरी ननद तो बड़ी चालाक है। मुझे तो इसने सुबह सुबह जगा दिया, लेकिन जब इसका फर्ज निभाने की बात आती है तो ये चुपचाप कट लेती है। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? याद है उस दिन पानी का ग्लास मैंने तुम्हें पीने को दिया था? अरे इस बात को 4 महीने हो गए। अरे माँ आप छोड़ो ना ये सब, और भाभी आप जाकर चाय बना कर ले आओ। माँ का तो काम ही है हर वक्त कुड़कुड़बाजी करते रहना। सीमा रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि कहीं न कहीं उसकी ननद उसकी शराफत का ज्यादा ही फायदा उठा रही है, और वो अपनी सास की कही बात का सच पता लगाने के लिए, अपनी ननद की चालाकी का पता लगाने के लिए एक प्लान बनाती है। वो सबके साथ 2 दिन बाद निशा के ससुराल पहुंच जाती है। वो क्या है ना दीदी, हमारे यहाँ का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और आज गैस एजेंसी की भूख हड़ताल है, तो उन्होंने कहा है कि गैस आने में कुछ दिन लग जाएंगे, इसलिए हमने सोचा आपके यहाँ ही 2-3 दिन गुजार लेते हैं। इसी बहाने साथ में वक्त भी बिता लेंगे दोनों परिवार। हाँ हाँ सीमा बहू, ये तुमने बहुत अच्छा किया, और ऐसे में एक परिवार ही तो दूसरे परिवार का सहारा होता है। जब तक एजेंसी वालों की हड़ताल खत्म नहीं होती, तुम सब यहाँ आराम से रहो। और हाँ, अब तुम हमारे घर आई हो तो तुम सबको अब यहाँ कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब सारा काम निशा अकेले संभालेगी। जैसे ये तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं करती, वैसे ही अब तुम भी यहाँ कुछ काम नहीं करोगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब अगले 2 दिन तक निशा को ही सबके लिए चाय, नाश्ता और खाने का इंतजाम करना होता, साथ ही साथ घर के बाकी काम भी करने होते, जिससे वो बुरी तरह थक जाती है। और अब वो एक प्लान बनाती है। वो जानबूझकर बीमार होने का नाटक करती है और अपने बगल में प्याज रखकर शरीर का टेम्परेचर बढ़ा लेती है, जिससे सबको यही लगता है कि उसे तेज बुखार है। अब मुझसे तो काम नहीं हो पाएगा। हाय रे, देखो तो मेरा नसीब, 2 दिन के लिए मेरे मायके वाले यहाँ आए, लेकिन मैं उन सबको अपने हाथ का खाना भी बनाकर न खिला पाऊंगी। दीदी आप चिंता मत कीजिए, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। क्या मतलब भाभी? मतलब कि डॉक्टर मैडम आने वाली हैं और वो आपको ऐसा इंजेक्शन देगी कि आपका बुखार 1 मिनट में उतर जाएगा। नहीं नहीं भाभी, सुई नहीं, मुझे सुई से बहुत डर लगता है। ये सब तो मैंने नाटक किया था काम से बचने के लिए। अच्छे से जानते हैं हम सब तू कितनी चालाक है, इसीलिए ये हम सबका प्लान था जो कामयाब रहा। चल अब जाकर अपनी दिल की इच्छा पूरी कर और हम सबके लिए चाय बनाकर ले आ। ये सुनते ही निशा अपना माथा पीटते हुए रसोई में जाती है और सबके लिए चाय बनाने लगती है। तो वहीं बाहर सब मजे से चाय का इंतजार कर रहे थे।